नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मैं नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, नेवी, एनएमएमएस और अन्य सभी एग्जाम्स जिनमें साइंस और जीएस के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। अगर आप भी फ्रेंड्स इन एग्जाम्स को देने वाले हैं तो आप भी वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं और अपनी जो है तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। साथ साथ में आप ये भी जान सकते हैं कि आपका जो साइंस या जो जीएस है वो कितना कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के हैं, 2022 के हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आ चुके हैं। इस वीडियो को देखने से आपको एक फायदा ये भी होगा कि आपको डायरेक्टली ही पता चलेगा कि किस टाइप के कितने लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज हमारा डे नंबर 10 है। अगर फ्रेंड्स जो है आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां पे जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं ताकि आपका जो है बेसिक से सारी चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राक्कलन या फिर आकलन किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी ने, या विलियम डिग्बी ने, या पीसी महालनोबिस ने, या बीके आरवी राव ने? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने ही फ्रेंड्स जो भारत में पहली जो राष्ट्रीय आय की गणना थी वो की थी, और इन्होंने ही भारत की पहली जो प्रति व्यक्ति आय है वो उसका भी फ्रेंड्स जो है आकलन किया था। तो कब किया था? 1876 में। दादा भाई नौरोजी को ही फ्रेंड्स ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और ये जो थे फ्रेंड्स जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, उसकी संसद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय भी थे। तो आइए कुछ पहले हम व्याख्या देखते हैं इंपॉर्टेंट। भारत की पहली राष्ट्रीय आय की जनगणना 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। ये प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी तो याद रखना, ये फिर 2 से 3 बार आपकी पूछी गई है। 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया। आधिकारिक का वो ये तो भाई व्यक्ति थे, ये किसी आयोग या समिति से संबंधित थोड़ी ना थे। इनका तो व्यक्तिगत मानना था कि इकोनॉमिस्ट थे, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने ऐसा अनुमान लगा दिया। लेकिन जो पीसी महालनोबिस थे फ्रेंड, ये भी एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, लेकिन ये क्या थे? ये राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, मतलब उसके तहत इन्होंने पहला ऑफिशियल प्रयास किया था। तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। अगर पहला ऑफिशियल प्रयास पूछे तो फिर पीसी महालनोबिस होगा 1949 में। अगर पूछे जो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी तो भी आंसर फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस ही होगा, क्योंकि 1949 में इन्होंने प्रयास किया और 1947 में हम जो है फ्रेंड्स आजाद हो गए थे। ठीक है ना, अगला क्या है? पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति के उपाध्यक्ष, ये तो हो गया है। राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। कीवर्ड है राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में देश के उत्पादित सभी वस्तुओं, सभी अंतिम वस्तुओं भी यहाँ पे होना चाहिए भाई मेरे ख्याल से। ठीक है ना, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, उत्पादन के कुल मूल्य को ही हम फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें जो है भारत के जितने भी नागरिक होते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या कहीं विदेश में हो, उनके द्वारा जो आय जो है जो उत्पादित की जाती है, तो उसी के योग को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? Na इसका मतलब फ्रेंड्स है नियॉन की, या सल्फर की, या फास्फोरस की, या फिर ऑर्गन की। सो फ्रेंड्स इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बहुत अधिक व्याख्या है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? ठीक है, नर्मदा, सतलज, तीस्ता, गोदावरी, इनमें से कौन सी नदी फ्रेंड्स जो अमरकंटक है वहां से निकलती है? तो इसमें से जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स वो अमरकंटक से निकलती है। वैसे तो अमरकंटक से 3 नदियां आपकी निकलती हैं, कौन कौन सी है? नर्मदा इधर आ जाती है पश्चिम की ओर, नर्मदा के बाद में फ्रेंड्स एक सोन नदी है, कौन सी है? सोन नदी। और एक और है आई थिंक जोहिला करके है, ऐसे कुछ देख लेना, मुझे नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो 3 नदियां जो है अमरकंटक, और अमरकंटक पड़ता कहाँ है? तो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है अमरकंटक। आइए व्याख्या देखते हैं। नर्मदा नदी फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है आपकी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी को रेवा, नर्मदा, अंग्रेजी में नर्मदा भी कहते हैं। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी जलमार्ग और सबसे लंबी पश्चिमी प्रवाह वाली धारा, मतलब जो पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, इसकी लंबाई ध्यान रखना, क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी फ्रेंड्स नदी है। नर्मदा नदी पर कई बांध बनाए गए हैं, इनमें जो प्रमुख है सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकेश्वर बांध, बरगी बांध और महेश्वर बांध आदि जो है बनाए गए हैं। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है हिरन, बरना, कोलार, और ये आप काट सकते हैं, बहुत सारी है, इनको याद करके हम क्या करेंगे। कोलार डेफिनेटली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फिर बाईं तरफ से कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं? बंजार या बंजारा, शेर, दूधी, तवा, बस। अब इन्हें आप काट सकते हो, इनको पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। दूधी, तवा बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें, कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या फिर फ्रेंड्स रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर जो है अवक्षेपण अभिक्रिया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या है, विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। यह अभिक्रिया मुख्य रूप से धातुओं और अधातुओं के बीच होती है, जहां एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। ये वैसे हर जगह होता है, जो ताकतवर चीज है वो जो कमजोर चीज है उसको हटा देती है, तो यहाँ पर भी ऐसे होता है। उदाहरण के रूप में जैसे लोहे की कील पर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है और फिर सल्फेट बनाता है। ठीक है, वही रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होने पर दूसरा पदार्थ अपचयित हो जाता है और दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। एक जैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जलीय घोल में दो घुलनशील लवणों को मिलाने पर एक अघुलनशील नमक अवक्षेप बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? रक्षक कोशिकाएं हैं या फिर रंध्र है या फिर कोशिका झिल्ली है या फिर केंद्रक है? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र। ठीक है ना, क्योंकि ये जो रंध्र है वो उसके जो गैस का आदान प्रदान है, जैसे जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसका जो आदान प्रदान है उसमें सहायक होते हैं। और बाकी तो जो है कोशिका झिल्ली है या केंद्रक है, तो ये तो फ्रेंड्स जो है उसके कोशिका के ही पार्ट्स हैं, तो ये तो इसमें इंक्लूड होंगे नहीं, है ना। चलो व्याख्या देख लेते हैं। पौधों में रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं, छोटे छिद्र होते हैं जो पत्तों, तनों और अन्य हरे भागों की सतह पर पाए जाते हैं। ये छिद्र गैसों के आदान प्रदान और पानी के बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां। अनुच्छेद 279 इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है?
भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है या यूपीएससी से संबंधित है या फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है या वित्त आयोग से संबंधित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। वही फ्रेंड्स जो निर्वाचन आयोग है वो 324 जो अनुच्छेद है उसमें वर्णित है। यूपीएससी जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं ये फ्रेंड 315 में है। वित्त आयोग जिसे कहते हैं ये 280 में है। लेकिन जो वस्तु एवं सेवा कर परिषद है वो अनुच्छेद 279 ए के तहत है। ये है क्या? तो फ्रेंड्स ये एक ऐसी परिषद होती है जिसका नाम आपने सुना होगा जीएसटी। तो जीएसटी से संबंधित जो भी फैसले लिए जाते हैं वो आपकी यही परिषद लेती। आइए व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे शॉर्ट में गुड्स सर्विसेज टैक्सेस बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय एल केलकर समिति की सिफारिश पर जो है लाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपीपी का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी 2 से 3 बार पूछा गया। हर कहीं पे जहां पे इकोनॉमिक्स आती है और जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो ये वाला फैक्ट जो है बार बार रिपीट होता है। सिफारिश पर लाई गई थी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो है फ्रेंड्स वो जोड़ा गया था, ठीक है ना। जीएसटी में जो है 4 स्लैब्स आपकी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखना। जो आपकी पेट्रोल होती है, जो एल्कोहल होती है, तो उस पर फ्रेंड्स जो है भारत में जीएसटी नहीं लगती है। इन चीजों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सभी पंचायती संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3, 1/4 या हाफ मतलब आधा, 1/2 या 1/5। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है ना, मतलब पहला इसका जो है राइट जवाब होगा। अगला, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा क्या है? इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है कि कोपरा जो है फ्रेंड्स वो क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, तो भाई एसोसिएशन नहीं है, इतना तो सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलायंस नहीं, बिल्कुल गलत है। हम संघ बना के क्या करेंगे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, बिल्कुल गलत बात है, एजेंसी भी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये एक ऐसा अधिनियम है जो कि उपभोक्ताओं के जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, जो अधिकार हमें दिए जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भारत में ये अधिनियम लाया गया है। लगभग में 1986 में लाया गया था। व्याख्या देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से शॉर्ट में कोपरा कहते हैं। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए चुनी गई भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्या कह रहा है ये? व्याख्या कह रही है कि भाई अगर पहली बार हम देखें तो इसे तो 1986 में लाया गया था, लेकिन अब जो है इसकी जगह पे जो चेंजमेंट किया गया, अमेंडमेंट किया गया, बदलाव कुछ किया गया है और 2019 वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है अब वो लागू है। क्योंकि ये फ्रेंड्स पुराना हो गया है, इसकी चीजें हमारे काम की नहीं है, हमने इसमें और चीजें एड ऑन की हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्या हो गया भाई? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की संख्या कितनी है? 4, 1, 2 या फिर 3। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी संख्या जो है फ्रेंड्स वो 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखें। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? मवेशी चारण, अधिक खेती, सिंचाई के घटिया तरीके या फिर समोच्च रेखीय जुताई। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा मृदा अपरदन जो होता है ऐसे इनमें से कौन सी चीज है जो इसको रोक सकती है, मतलब जो उपाय है इसका
तो मवेशी चारण, जहां पे जानवर ज्यादा चरते हैं तो वहां पे मृदा जो अपरदन है वो फ्रेंड्स बढ़ जाता है, बल्कि वो तो रोकने की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अधिक खेती नहीं भाई, अधिक खेती हम करते हैं तो हमें उसकी जुताई भी अधिक बार करनी पड़ती है, जिसके कारण भी मृदा अपरदन जो है फ्रेंड्स वो बढ़ जाता है, ना कि आपका कम होता है। सिंचाई के घटिया तरीके, ये आंसर हो सकता था, लेकिन सिंचाई के घटिया नहीं, सिंचाई के वो अच्छे अगर तरीके कहता तो इसका आंसर यही होता, लेकिन उसने घटिया तरीके करके जो है ऑप्शन को गलत करवा दिया। समोच्च रेखीय जुताई, बिल्कुल इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं वहां पे लैंड स्लाइड्स वगैरह जो है काफी ज्यादा होती हैं, तो पहाड़ों पे जो खेती की जाती है उसी को फ्रेंड्स हम समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। आइए देखें, या जो ढलान वाली खेती होती है तो उसमें भी ये इस प्रकार की खेती जो की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई का मतलब है ढलान वाली भूमि पर जुताई करना, लेकिन समोच्च रेखाओं के साथ, यानी ढलान के लंबवत, ना कि ढलान के साथ। यह मिट्टी के कटाव को कम करने और पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तभी तो उपाय बन पाएगा जब इन पे नियंत्रण हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य व उसकी प्रमुख भाषा से संबंध नहीं रखता है, मतलब गलत तरीके से सुमेलित है वहां पे, ठीक है। मेघालय खासी, कह रहा क्या मेघालय में खासी जो है आपकी भाषा बोली जाती है, या आंध्र प्रदेश में तेलुगु, या केरल में कन्नड़, या मणिपुर में मैतेई। ध्यान रखना, जो सही से मैच नहीं है उसको आपको फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया, ये पहाड़ियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, और ये भाषाएं भी बोली जाती हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित है। हमारा आंसर कौन सा होगा जो सही सुमेलित ना हो। आंध्र प्रदेश में क्या तेलुगु बोली जाती है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश में तेलुगु ही बोली जाती है। तमिल में फ्रेंड्स जो है, तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा बोली जाती है आपकी। केरल में कन्नड़, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि केरल में आपकी मलयालम बोली जाती है, मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। कन्नड़ जो है फ्रेंड्स वो आपकी कर्नाटक की है, किसकी है, कर्नाटक की आपकी जो भाषा है उसको हम कन्नड़ कहते हैं। मणिपुर में मैतेई, और मैतेई जो है एक जाति का समूह है, मतलब एसटी है वहां पे मणिपुर में, और ये लोग मैतेई भाषा ही बोलते हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था, 1921 में, 1915 में, 1919 में, या फिर फ्रेंड्स 1910 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। व्याख्या देखें, भारतीय संग्रहालय अधिनियम 1910 एक संसद अधिनियम है जो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम प्राचीन स्मारकों की परिभाषा करता है और उनके रक्षण, रखरखाव और सुरक्षा के लिए प्रावधान भी करता है। जीव विज्ञान से डायरेक्ट क्वेश्चन करा, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है, मतलब एक लैंगिक प्रजनन होता है और एक जो है फ्रेंड्स वो अलैंगिक प्रजनन होता है, इनमें से कौन सा जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। द्विविभाजन, बाइनरी फिशन, मुकुलन, बडिंग, या फिर विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, या ग्राफ्टिंग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राफ्टिंग। बल्कि आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं। ये क्या है फ्रेंड्स, ये अलैंगिक जो प्रजनन विधि होती है तो उसकी ये विधियां हैं, उसके ये प्रकार हैं। व्याख्या देखते हैं। विखंडन, जनक जीव दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। शैवाल, जैसे कह रहा है कि भाई विखंडन के उदाहरण कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से जीव हैं क्योंकि विखंडन के माध्यम से अपने प्रजनन को आगे बढ़ाते हैं। तो शैवाल, स्पाई, गोइरा विखंडन नामक विधि से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। मुकुलन, मुकुलन क्या होता है, जनक जीव के शरीर पर एक मुकुल, एक छोटा सा उभार बनता है जो बाद में जनक जीव से अलग होकर एक नए जीव में विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, कवक जैसे ईस्ट मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है।
बीजाणु निर्माण, जनक जीव विशेष कोशिकाओं बीजांडुओं का निर्माण करते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और बाद में एक नए जीव में विकसित हो सकते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो पौधों में, तनों में, जड़ों और पत्तियों में नए पौधों का निर्माण करने की विधि जो है उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण किया जाता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कह रहा है बिना बुझा हुआ चूना, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्याख्या देखते हैं। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र Ca ब्रैकेट में OH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र 2 बार लिख गया का सामान्य नाम है। जब बिना बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO को पानी के साथ मिलाया जाता है तो यह एक ऊष्मीय प्रतिक्रिया करता है और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। उपयोग इसके कहां कहां किए जाते हैं? तो बुझे हुए चूने का उपयोग सफेदी, सीवेज उपचार, पानी के शुद्धिकरण और कई अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl ब्रैकेट बंद है फिर 2 है। इसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में जाना जाता है। यह चूने के CaOH2 को क्लोरीन गैस के साथ उपचारित करके औद्योगिक रूप से उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाया जाने वाला स्थानिक प्रजाति है? मणिपुर में या फिर राजस्थान में, तेलंगाना में या केरल में? अगर इसमें फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये पता है कि जो संगाई हिरण है वो पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है तो आपके लिए इसका आंसर निकालना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में सिर्फ एक ही राज्य दिया है मणिपुर। संगाई हिरण बहुत ज्यादा फेमस है और कई बार तो लोग जो है मणिपुर सिर्फ इसलिए जाते हैं इस हिरण को देखने के लिए ही। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। संगाई हिरण इसे थामिल हिरण या डांसिंग डियर भी कहते हैं, एक स्थानिक और लुप्त प्राय उपप्रजाति है जो केवल भारत के मणिपुर राज्य में पाई जाती है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस शुड बी नोटेड क्योंकि बहुत बार फ्रेंड्स पूछा गया है और यह अपवाद है क्योंकि केवल लगा है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यह मणिपुर का राज्य पशु भी है। इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय सूची में सूचीबद्ध किया गया है। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? सल्मोनेला टाइफी, कोलाई कोलीफॉर्म या फिर जो है फ्रेंड्स आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या विब्रियो कॉलरा। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ई कोलाई कोलीफॉर्म। हमारा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा जीवाणु ऐसा है। ठीक है ना, अगर वो पाया जाता है तो इसका मतलब है कि वो जल जो है वो पीने के लायक नहीं है, वो जल जो है आपका पोल्यूटेड है। ठीक है, तो व्याख्या देखते हैं। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एज अ इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति रोगजनक जीवाणुओं की संभावित उपस्थिति का संकेत देती है। लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन जिस प्रकार से ये जो है जल प्रदूषण को बताता है वैसे ही आपका जो लाइकेन है वो वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। लाइकेन का अभाव, कमी को वायु प्रदूषण का संकेत माना जा सकता है। क्या मतलब है इसका? अगर इसकी संख्या कहीं पर मान लो लाइकेन है, ठीक है ना, लाइकेन है और वहां पर लाइकेन की संख्या घट रही है
या बिल्कुल ही लाइकेंस समाप्त हो गए तो ये माना जाएगा वहां पे वायु प्रदूषण जो है काफी मात्रा में बढ़ रहा है, तेजी के साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए खतरा जो है वहां पे उत्पन्न हो सकता है। लाइकेन किस किस का रूप होता है? तो लाइकेन फ्रेंड्स जो क्या कहते हैं कवक और शैवाल, तो इसको मिला के जो है आपके लाइकेंस बनते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस स्थान या स्थल पर है? हैदराबाद में या मुंबई में या फिर जो है अजमेर में या दिल्ली में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। अगर आप इंडिया गेट गए होंगे तो आपने देखा भी होगा। अजमेर दरगाह राजस्थान में पड़ती है, निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में पड़ती है, हाजी अली दरगाह मुंबई में पड़ती है, हजरत वल दरगाह श्रीनगर में पड़ती है, ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह गुलबर्गा में पड़ती है और मनेर शरीफ दरगाह आपकी पटना में पड़ती है। तो इतनी दरगाह इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी जो है फ्रेंड्स रहेगी। मोहसिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, ठीक है ना। कैसा आर्द्र स्थान है? कह रहा यह कहां पर स्थित है? आर्द्र का मतलब है यहाँ पे जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। राजमहल की पहाड़ियों पर स्थित है या लुसाई की पहाड़ियों पर स्थित है या खासी पहाड़ियों पर स्थित है या महादेव पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियां। क्योंकि अभी बता चुका हूं फ्रेंड्स, मेघालय में ये जो है पहाड़ी पड़ती है, मेघालय। और मेघालय का ही जो मोहसिन राम है, कौन सा? मोहसिन राम है, तो वहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय का नाम ही इसलिए ही पड़ा है क्योंकि वहां पे आए दिन मतलब हर घंटे में, हर आधे घंटे में बादल जो है वो बनते हैं और वहां पे भरपूर बहुत तेजी के साथ में वर्षा कराते हैं, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम ही मेघालय रखा गया। यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो जाते हैं सिर्फ बारिश का आनंद लेने के लिए ही। आपने अगर मेघालय की वीडियो देखी होगी बारिश की, तो कई बार तो ऐसा लगता है बादल जो है मेघालय से वो नीचे हैं और यहाँ के जो लोग रहते हैं पहाड़ों पे वो काफी ज्यादा ऊपर रहते हैं। राजमहल की पहाड़ियां भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी भाग में स्थित हैं, वही गारो, खासी, जयंतिया आदि जनजाति एवं पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? भाग 4A में है या भाग 5 में है या भाग 7 में है या भाग 9A में है? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन एक फ्रेंड जो है इसमें जोड़ दिया गया तो अब 11 हो गए। जो 11वां जोड़ा गया वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार है निःशुल्क वाला, तो उसको जो है जोड़ा गया। जो स्वर्ण सिंह समिति, इसको ध्यान रखना, इसकी सिफारिश पर ही स्वर्ण सिंह समिति भारत में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं तो उनको जो है जोड़ा गया था। ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर भी करें। किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जो रेजिस्टेंस होगा तो कह रहा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा दोगुना हो जाएगा ऐसी कंडीशन करने पर, या फिर 1/4 हो जाएगा, 4th हो जाएगा, या आधा हो जाएगा, या जितना था उतना ही रहेगा, न कम होगा न ज्यादा। तो फ्रेंड्स जो है अगर जो भी गतिरोध होता है उसको जितने आप बराबर भागों में बांटोगे उतने बराबर भागों में वो बट जाएगा। तो 2 बराबर भागों में बांटा है तो इसका आधा जो है आपका आंसर होगा। यदि एक प्रतिरोध को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है या काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट 20 जो है क्वेश्चंस थे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो कि RRB रेलवे ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू।